Assalamu alaikum. Today I will discuss the topic of Stressen's matrix multiplication. Stressen's matrix multiplication belong divide and conquer approach. Firstly, we will see how to simple multiplication of matrix, then how to apply divide and conquer approach. Third one, how to done stresses and matrix multiplication. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे दो मैट्रिक्स बना लेंगे, एक मैट्रिक्स ए है और एक मैट्रिक्स बी है। इन दोनों मैट्रिक्स को रिजल्ट जो है वो हम सी में स्टोर करवा देंगे, एज इट इज़ लिखेंगे, सी में स्टोर करवाएंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे ए जो है हमारा 1 1 था, ए 1 2 था और ए 2 1 था, ए 2 2 था। इसी तरह बी मैट्रिक्स में लिखेंगे कि बी 1 1 था, बी 1 2 और बी 2 1, बी 2 2। तो दोनों मैट्रिक्स जो है 2 रो है, 2 कॉलम है, तो ये मैट्रिक्स भी 2 क्रॉस 2 का हुआ, ये मैट्रिक्स भी 2 क्रॉस 2 का हुआ। जैसे ये दोनों मैट्रिक्स 2 क्रॉस 2 के हुए, तो इस बिहाफ पे हम लिखेंगे कि जो मैट्रिक्स सी है वो भी 2 क्रॉस 2 का होगा। तो हम यहाँ पे लिखते हैं सी आई कोमा जे ऑब्टेन समिशन ए आई कोमा के मल्टीप्लाई बी के कोमा जे। ये m क्रॉस n के ऑर्डर में मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि n के इज इक्वल टू 1। अब इसके बाद हम तो सी में लिख देते हैं कि सी का जो मैट्रिक्स है वो भी 2 क्रॉस 2 का होगा, सी 1 1, सी 1 2, सी 2 1, सी 2 2। इसके बाद अब हम 2 मैट्रिक्स लेते हैं जिसके अंदर नंबर लिखते हैं और उनको सिंपल मल्टीप्लाई करवाते हैं। अब हमने दो मैट्रिक्स लिए ए और बी, ये दोनों मैट्रिक्स ही 2 क्रॉस 2 के लिए, तो इनके ऊपर फर्स्ट ऑफ ऑल हम बाइनरी नंबर लिख लेते हैं 0 0 0 1 1 1 1 0। इसी तरह बी के मैट्रिक्स में 0 0 0 1 1 1 1 0। जैसे इन दोनों मैट्रिक्स को हम मल्टीप्लाई करेंगे जिसका आंसर सी में स्टोर करवा सकते हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि हम इसका आंसर रिजल्टेंट मैट्रिक्स में भी स्टोर करवा सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये देखेंगे कि जो ए की पहली रो है इसको बी के पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है, और बी ए की फर्स्ट रो को ही बी के फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है। अब हम मल्टीप्लाई करते हैं, 3 मल्टीप्लाई बाई 7, दरमियान में प्लस लिखेंगे, 4 मल्टीप्लाई बाय 9। जैसे कि हमने ऊपर बाइनरी नंबर लिखे थे, अब इनके ऊपर भी बाइनरी नंबर जो है वो लिख देते हैं। 3 जो है मैट्रिक्स ए से आया जिसकी पोजीशन 0 0 थी, और 7 जो है मैट्रिक्स बी से आया इसकी पोजीशन भी 0 0 थी, दरमियान में प्लस एज इट इज लिखेंगे। 4 जो है ये मैट्रिक्स ए से आया जिसकी पोजीशन 0 1 थी, और 9 जो है मैट्रिक्स बी से आया इसकी पोजीशन 1 1 थी। इसी तरह पूरे टेबल के ऊपर हम बाइनरी नंबर जो है वो लिख देते। बाइनरी नंबर लिखने के बाद अब हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं। 3 7 सा 21, दरमियान में प्लस एज इट इज़, 4 9 सा 36। इसी तरह पूरे मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई करके लिखते हैं। अब इन मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करके हमने इसमें मैट्रिक्स में वैल्यूज़ जो है वो लिख लिया, दरमियान में प्लस है तो इनको हम प्लस कर लेंगे। 36 प्लस 21 जो है 57 बन गया, 40 प्लस 24 64 बन गया, 54 प्लस 35 89 बन गया, 60 प्लस 40 100 बन गया। अब इनके ऊपर हम वैसे ही वो बाइनरी नंबर्स लिखेंगे जैसे मैट्रिक्स ए में बाइनरी नंबर और मैट्रिक्स बी में बाइनरी लिखे थे। इसी तरह रिजल्टेंट मैट्रिक्स जो है हम इसमें बाइनरी नंबर लिखेंगे 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0। अब इसको हम जो है कंप्यूटर में जैसे हम स्टोर करवाते हैं वो हम मैट्रिक्स जो है वो उसके मल्टीप्लिकेशन करते हैं। ये हमने मल्टीप्लाई किया है, तो याद रहे हमने ओनली 1 कंडीशन रन एट ए 1 टाइम। तो ये रिजल्टेंट मैट्रिक्स में 0 0 है, तो आगे इक्वल के उस साइड पे हमने लिख दिया कि रिजल्टेंट मैट्रिक्स स्टार्ट में जब ए और बी को मल्टीप्लाई करवाया तो इसकी वैल्यू रिजल्टेंट में स्टोर करवाई, तो वो पोजीशन 0 0 पे स्टोर हुई, वहाँ पे कुछ भी नहीं था, तो इसलिए हमने वो 0 0 उसके बाइनरी नंबर जो है वो लिख दिए हैं। तो फर्स्ट ओनली 1 कंडीशन जो है 1 टाइम लिखी है कि 0 0 का पहले हमने मल्टीप्लाई करवाया मैट्रिक्स ए से लेके, और मैट्रिक्स बी से भी 0 0 को ही लेके हमने मल्टीप्लाई कराया। अब हम कंप्लीट टेबल इसका जनरेट करते हैं।
अब हमने कंप्लीट टेबल बना लिया है जो कि ए और बी को मल्टीप्लाई करवा के रिजल्टेंट में वैल्यू स्टोर करवा दिया है। तो अब हम ये जो है पहली चीज़ हम जो है उसमें देखते हैं कि ये हमारी रोज है रिजल्टेंट मैट्रिक्स की, ये कॉलम है, ये ए मैट्रिक्स की रोज हैं, ए मैट्रिक्स का कॉलम है, इसी तरह बी मैट्रिक्स की रोज हैं, बी मैट्रिक्स का कॉलम है। तो अब हमने देखना है कि रिजल्टेंट मैट्रिक्स जो है उसमें रोज का चेंज कितनी टाइम आया है, 1 2 3 4 5, आफ्टर 4 टाइम जो है वो चेंज आ रहा है। तो हम लिखेंगे कि रिजल्टेंट मैट्रिक्स की जो रो है 4 टाइम जो है 4 टाइम बाद चेंज हो रही है। इसी तरह रिजल्टेंट मैट्रिक्स का कॉलम देखेंगे 1 और 2, तो हम लिखेंगे कि रिजल्टेंट मैट्रिक्स का जो कॉलम है आफ्टर 2 टाइम जो है चेंज हो रहा है। फिर हम मैट्रिक्स ए पे जाएंगे तो देखेंगे 1 2 3 4, तो हम लिखेंगे कि मैट्रिक्स ए की जो रो है वो भी 4 टाइम चेंज हो रही है, जैसे कि रिजल्टेंट मैट्रिक्स की रोज 4 टाइम चेंज हुई थी। इसी तरह हम ए मैट्रिक्स का कॉलम देखेंगे तो इसमें हमारे पास चेंजिंग आई है कि ए मैट्रिक्स का कॉलम जो है वो 0 1 0 1 आफ्टर 1 टाइम जो है चेंज हो रहा है। फिर हम मैट्रिक्स बी पे देखेंगे, मैट्रिक्स बी की जो रो है उसको हमने देखा तो हम देखेंगे कि 0 1 0 1 ये भी 1 टाइम चेंज हो रही है। जब हम मैट्रिक्स बी के कॉलम को हमने रियलाइज किया तो हमने देखा कि ये 2 टाइम चेंज हो रहा है, 0 0 1 1, तो इसमें लिखेंगे कि मैट्रिक्स बी का कॉलम जो है वो 2 टाइम चेंज हो रहा है। अब इस चेंजिंग के बिहाव के ऊपर हम इसकी कोडिंग लिखते हैं। तो जैसे कि मैट्रिक्स ए हमारे पास था और मैट्रिक्स बी था, ये 2 मैट्रिक्स थे हमारे पास, इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करके हमने एक थर्ड मैट्रिक्स जनरेट किया जो कि रिजल्टेंट मैट्रिक्स था। तो इसका मतलब हमने 3 फॉर लूप लगानी है। तो हम उसमें कंडीशन लगाते हैं तीनों फॉर लूप की। फॉर लूप जो है फॉर आई जो है हमने स्टार्ट किया कहाँ से, पोजीशन 0 से, हम 0 से लेके चल रहे हैं ना, तो पोजीशन 0 से, और इसकी कंडीशन कहाँ तक जाएगी, आई लेस देन इक्वल, जब तक 1 नहीं होगा तब तक हमारी ये लूप चलती रहे, जैसे कि ये आखिरी कंडीशन हमारी 1 पे पहुंची है। आई लेस देन इक्वल 1, जब ये कंडीशन ट्रू होगी तो हम कहेंगे कि हमारे आई में वैल्यू जो है वो प्लस प्लस कर दो। अब नेक्स्ट फॉर लूप जो है हम लगाते हैं जे इज इक्वल टू 0, जे लेस देन इक्वल टू 1, जे प्लस प्लस। थर्ड लूप जो है उसको स्टार्ट किया फॉर के इज इक्वल टू 0, के लेस देन इक्वल टू 1, के प्लस प्लस कर देंगे। अब हमने एक रिजल्टेंट मैट्रिक्स जैसे पहले जनरेट किया था ऐसे ही एक रिजल्टेंट मैट्रिक्स जनरेट करना है। तो उस रिजल्टेंट मैट्रिक्स के अंदर हम लिखेंगे आई और क्या वैल्यू थी हमारी जे की। इसी तरह इक्वल की दूसरी साइड पे हम लिखेंगे रिजल्टेंट आई और जे। जैसे ए का मैट्रिक्स हमारा पहले प्लस होता है ऊपर, इसी तरह ए का मैट्रिक्स हम यहाँ पे प्लस करेंगे और बी का मैट्रिक्स जो है उसको मल्टीप्लाई करेंगे। सॉरी वैल्यू ये देखें, अब ए के मैट्रिक्स में हम लिखेंगे जे मल्टीप्लाई के और के मल्टीप्लाई आई। अब 3 फॉर लूप लगा दिए हैं तो हम इनके बिहाफ पे इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो भी चेक करें। अब इनकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखेंगे कि जो हमारे पास फर्स्ट लूप जो है वो रन हुई है तो वो किस कंडीशन तक हुई है, n+1। जो दूसरी हमने लूप थी बनाई वो किस कंडीशन तक रन हुई है, n+1। तीसरी जो फॉर लूप थी वो हमारी हुई है n मल्टीप्लाई n+1। जो कि थर्ड हमने रिजल्टेंट मैट्रिक्स बनाया था वो हमारा हुआ है n क्रॉस n क्रॉस n। अब ये तीनों वैल्यू जो हमारे पास आ चुकी हैं इनको हम प्लस कर देंगे और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो है उसको जैसे कि हमने पहले वो चीज़ें लिखी हैं तो हम लिखेंगे कि जो पहली हमारी फॉर लूप चली थी वो किसके इक्वल थी। यहाँ पे पहले हम लिख लेते हैं कि हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो फाइंड आउट कर रहे हैं। तो पहली चीज़ जो हमने देखी थी, पहली लूप हमारी चली थी n+1 तक, फिर दरमियान में प्लस था। दूसरी लूप जो थी n+1, तीसरी लूप जो थी n क्रॉस n n+1, जो लास्ट वन लूप हमारी चली थी n क्रॉस n तक चली थी। तो अब हम लिखते हैं n+1 एज इट इज
प्लस एन को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, एन स्क्वायर प्लस एन बन गया, एन स्क्वायर अभी और एन प्लस वन, ये 3n जो है इनको मल्टीप्लाई किया तो n की पावर क्यूब बन गई। तो अब हम लिखेंगे n प्लस वन एन स्क्वायर एज इट इज प्लस एन, और ये जो n स्क्वायर है इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, n स्क्वायर प्लस n स्क्वायर n से मल्टीप्लाई होके n क्यूब बन गया और ये n स्क्वायर बन गया प्लस n क्यूब। तो अब हम लिखते हैं कि हमारे पास n क्यूब की कितनी पावर्स हैं, कितने नंबर्स हैं, 2 नंबर्स हैं, तो हम लिखेंगे 2n की पावर क्यूब, और n स्क्वायर वाले भी हमारे पास कितने नंबर हैं, 2 नंबर हैं, तो हम लिखेंगे प्लस 2 की पावर 2n स्क्वायर प्लस n वाली कितनी वैल्यूज हैं 2, तो प्लस 2n, इसके बाद हम ये 1 एज इट इज लिख देंगे। अब हमने देखनी है इन तीनों में से हमारे पास बिगेस्ट टर्म्स कौन सी है, बिगेस्ट टर्म्स n की पावर 3 है, तो हम लिखेंगे बिगो n की पावर 3, ये हमारी क्या है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है।